हेलो एंड वेलकम टू सेकेंड डे 45 डे क्रैश कोर्स सीरीज। आज जो हम देखते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स देखते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सोर्स आता है। अब ये सोर्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि यहाँ से सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से। पैसेज में डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी में ना आपको अपनी प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर आपको देने पड़ते हैं। एक आपको क्लू मिल जाएगा पैसेज के फॉर्मेट में और आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स है इसका जो मेन ऑथर है दैट इज अर्नस्ट रेनन के बारे में है और इन भाई साहब की यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे बच्चे एक लेक्चर को डिलीवर किया था और बोला व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोन 1882 की यहाँ पे बात चल रही है। तो इन्होंने पूछा नेशन क्या है। इनके बारे में अगर आप देखोगे तो ये फ्रेंच फिलोसफर हैं और फ्रेंच फिलोसफर काफी फेमस है ऑलरेडी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ चुके हो यहाँ पे। और इन्होंने बोला था कि क्या नेशन बनाता है। तो इन ये जो लेक्चर्स थे इनको बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और डेफिनेटली यहाँ पे इनका जो एक एसे था जिसका नाम ही ये था व्हाट इज नेशन, उसमें यहाँ पे पब्लिश किया गया था। सबसे पहले तो रेनन ने ये बताने से पहले कि नेशन क्या है, इससे पहले इन्होंने ये बताया कि जो रॉन्ग नोशन है, हम लोग जो समझते हैं कि जो यहाँ पे नोशन चल रहा है कि नेशन का मतलब क्या है, वो चीज नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सबसे पहले यहाँ पे जो नेशन नेशन जो हम बोलते हैं अगर वो एक कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे है, कॉमन रेस के बेसिस पे है, कॉमन रिलीजन के बेसिस पे है, कॉमन टेरिटरी के बेसिस पे है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट नोशन ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप गलत हो। तो अकॉर्डिंग टू द रेनन नेशन है क्या, तो अकॉर्डिंग टू द रेनन नेशन का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसी चीज जो डेवलप हुई हो लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, दैट मीन्स आपने बहुत ही उसके लिए बहुत ही मेहनत करी हो कुछ अचीव करने के लिए। जैसे आप सब अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आप काफी सारी मेहनत कर रहे हो, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें ना काफी टाइम लगता है। तो नेशन भी कैसे प्रोसेस होगा कि जहां पे सिंपली सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी हो लॉन्ग टाइम के लिए। सेक्रीफाइस एंड डिवोशन होना चाहिए। जैसे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट हमारे जो लीडर्स थे यहाँ पे भगत सिंह हो गए, वेरियस और लीडर्स हो गए जिन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया है। हीरोइक पास्ट, हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिंपली वेदास की बात करते हैं, अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हीरोइक पास्ट है वो भी काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा है। ग्रेट मेंस की बात करते हैं लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो चीज है बच्चे यहाँ पे ये बनाती है आपके नेशन को। साथ ही इन्होंने एक चीज और की बात की है सोशल कैपिटल। देखो कैपिटल आपने पता होगा क्या होता है, वो इकोनॉमिक्स के टर्म में था। यहाँ पे हम सोसाइटी के कैपिटल की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, कि सोसाइटी का जो कैपिटल है उसके बेसिस पे ये नेशनल आइडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चे हमारे पास ना कॉमन ग्लोरीज हैं, यानी हमने एक साथ फाइट किया है। हमारे यहाँ कॉमन विल है कि अगर हम इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो हमारी कॉमन विल क्या थी कि ब्रिटिशर्स को भगा के हमको अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस करना था। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे पीपल्स ने ग्रेट डीड्स परफॉर्म करी है एक साथ, मींस कि यहाँ पे अच्छी चीजें करी हैं और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करी है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए किए हैं बच्चे। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे हम सोशल कैपिटल के अंडर में डालते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नेशन को देखेंगे तो नेशन का मतलब हो गया एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी जहां पे सभी लोग यहाँ पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे नेशन जो है हमने ना उसको एक डेली प्लेबिसाइड कर रखा है। बच्चे इसको यहाँ पे समझिएगा, ये जो प्लेबिसाइड वर्ड है ये काफी ज्यादा यहाँ पे कीवर्ड है। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे उसके टू पार्ट्स होते हैं। बच्चे डेमोक्रेसी के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जिसको इंडिया में हम बात करते हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है और वो उनके बिहाफ पे जाके डिसीजन लेते हैं। इन कंट्रास्ट जहां पे पॉपुलेशन कम होती है बच्चे, तो वहां पे लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि क्या आपको ये चीजें चाहिए, यस और नो, और ये प्लेबिसाइट होता है, यानी इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी नीचे लिख के रखी है, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, जहां पे भी आपको लगता है आप आंसर राइटिंग में इसको कोट कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा बच्चे। अब ये बोल रहे हैं कि जो नेशन है बच्चे, नेशन का कभी भी यहाँ पे
एक कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं है कि वो दूसरे कंट्री को यहाँ पे एनेक्स करे या फिर उसको यहाँ पे कंट्रोल करे अगर उस कंट्री की विल नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या बनाया था, कॉलोनी, तो हम क्या चाह रहे थे, आओ यहाँ पे कॉलोनी बनाओ, नहीं, उन्होंने हमारी विशेष के अगेंस्ट में ये किया था। तो ये चीज यहाँ पे नहीं आ जाती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस, सर ये गुड थिंग है और साथ ही साथ एक नेसेसिटी भी है बच्चे। नेसेसिटी क्या है कि अगर आपके यहाँ नेशन है तभी आप यहाँ पे गारंटी कर सकते हो कि आपके यहाँ पे लिबर्टी है, फ्रीडम है बच्चे यहाँ पे, ओके। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, ओनली वन लॉ होगा एंड ओनली वन मास्टर होंगे। हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो नेशन इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप इस तरीके से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। अब बच्चे क्या चीज है यहाँ पे, अब मैंने इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो आप इसको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आपको ये सोर्स कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अब हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि डिस्क्रिप्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं या स्क्रीन को पॉज करके भी कर सकते हैं। 110% कोई भी क्वेश्चन इस सोर्स से आ जाता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए जी, अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सिंपली अगर बच्चे हम बात करेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है सर, यहाँ पे एमर्जेंस का हुआ, कोई भी चीज का ओरिजिन होता है ना, तो किसी भी चीज का ओरिजिन अगर हमको पता चल जाए तो वो हमारे कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर हम देख लें कि नेशनलिज्म जो है बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे कहां पे एमर्ज होता है, तो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में यहाँ पे जो होता है उसमें हमको नेशनलिज्म का फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। अब ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट याद करने के लिए सिंपली 789 याद रहेगा आपको और 1789 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ पे बात करेंगे, सर फ्रांस जो था यहाँ पे, आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक टेरिटोरियल स्टेट था यहाँ पे, ठीक है। 1789 में वहां पे एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। सिंपली हम डायनेस्टी की बात करते हैं ना, एब्सोल्यूट मोनार्क जो हमने देखा था, एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम एक कीवर्ड देखा था, और वो जो मोनार्क थी और जो डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी यहाँ पे बच्चे। अब कुछ ऐसा होता है यहाँ पे बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पावर एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क के अंडर में थी, अब पावर ट्रांसफर हो जाती है बच्चे मोनार्की से, यानी पीपल्स में ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे। अब ये जो रेवोल्यूशन था ना बच्चे यहाँ पे, ये रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये क्लेम करता है कि नाउ अब पीपल जो है, सारी चीजें पीपल के हाथ में है और पीपल यहाँ पे नेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और पीपल के हाथ में है कि वो आगे वाले यहाँ पे फ्रेंच नेशन को कैसे यहाँ पे उसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे यहाँ पे बच्चे। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेशनलिज्म सबसे पहले आपको कहां देखने को मिलता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे आप नेशनलिज्म को यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं बच्चे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में यहाँ पे लिखना होगा। चलिए जी, और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, जो बच्चे यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे फाइट कर रहे थे, उन्होंने कुछ मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि अभी हमने नेशन में क्या देख रखा है कि भैया कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए बच्चे, कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी कैसे? कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी बच्चे यहाँ पे द आइडियाज ऑफ ली सिट्यूएन एंड द ली पैत्रे। मतलब क्या है बच्चे इसका? सर यहाँ पे ली सिट्यूएन का मतलब है द सिटीजन। सिंपली यहाँ पे ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे फ्रेंच के पीपल हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, वो है सिटीजन्स। अब सिटीजन्स होना, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी सोशल ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करते हो, चाहे स्टेट फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड स्टेट हो, याद आया स्टेट की बात कर रहे हैं हम। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग बच्चे, अगर आपको सिटीजनशिप अलॉट होती है तो आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग करोगे तो आपके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, बिकॉज वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको यहाँ पे गारंटी दिए हैं। ठीक है, आइडियाज ऑफ दी ला पेत्रे एज वेल। पेत्रे क्या है? दैट इज दी फादरलैंड। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, देखा होगा आपने मूवीज में भी, ये धरती मेरी माँ है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें होती है। तो वहां पे जो आइडियाज था, ला पेत्रे फादरलैंड है, यानी बहुत ही पुराने जनरेशन से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके रिलेट में ये कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया था। तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ला पेत्रे और ली सिट्यूएन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए बच्चे, कुछ और भी चीजें वो इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेंच, दैट इज नेशनलिस्ट जो थे। अब वो क्या था? सिंपली बच्चे यहाँ पे न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब ये जो ट्राई कलर का फ्लैग है बच्चे,
यहाँ पे जो अर्लियर हम रॉयल स्टैंडर्ड को यूज करते थे जो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता था, अब हमने ट्राई कलर के फ्लैग को चूज किया है, और ताकि हम यहाँ पे अपने रेवोल्यूशन में हम किंग के अगेंस्ट में अपना क्या शोकेस कर पाए, अपना एंगर शोकेस कर पाए और यहाँ पे एक यूनिटी शोकेस कर पाए। अब ये अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो ये फ्रेंच फ्लैग की यहाँ पे हिस्ट्री है, कितने यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। यहाँ पे अब क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशनलिज्म एमर्ज हुआ बच्चे। अब ये जो स्टेट जनरल आपने पढ़ा होगा यहाँ पे बच्चे, स्टेट जनरल में यहाँ पे कौन इलेक्ट होता था, एक्टिव सिटीजन। अब दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने टू टाइप्स ऑफ सिटीजन पढ़े थे, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में कौन से आ जाते थे, विमेन्स आ जाते थे यहाँ पे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी यहाँ पे, तो वो लोग आ जाते थे, और एक्टिव सिटीजन में इसका अपोजिट होता था यहाँ पे। सो इसी में कंटिन्यू देखेंगे तो न्यू हिम्स को यहाँ पे कंपोज किया गया, वेरियस ओथ्स को यहाँ पे टेक किया गया, जितने भी लोग सेक्रीफाइस कर चुके थे उन सबको कमेमोरेट किया गया बच्चे इन द नेम ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंडर में हुआ था, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बच्चे। यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो फ्रेंच था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था और वहां पे सभी जगह अलग अलग लॉस चलते थे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब हुआ कि अब सारी चीजें एक अकॉर्डिंगली होंगी। जैसे इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे जो सेंट्रल के लॉज है वो यूनिफॉर्म है, देयर इज नो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सेम चीजें यहाँ पे भी इसको प्लेस किया गया बच्चे, और यूनिफॉर्म लॉस को अप्लाई किया गया सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अर्लियर ना बहुत ही ज्यादा कस्टम ड्यूटीज थी। इमेजिन करके देखो, आपने कोई आप एक ट्रेडर हो और बी में पॉइंट पे आपको सेल करना है और इसके बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3-4 स्टेशन पड़ते थे जहां पे आपको कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। और बच्चे प्रॉब्लम क्या थी कि हर एक एरिया में चीजें जो थी, वेट्स एंड मेजर्स जो था वो अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे क्या था कि सर इस स्टेशन पे 1 kg 800 ग्राम है, कहीं पे यहाँ पे 1200 है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी टैक्सेस को पे करने में। तो इसीलिए इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए वेट्स एंड मेजर्स का। जैसे इंडिया में क्या है, 100 रुपीज जो है उसकी वैल्यू सेम है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, कहीं पे भी आप चले जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज रीजनल डायलेक्ट्स की बात करेंगे बच्चे, कि जो लोकल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया यहाँ पे, और फ्रेंच जो था उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश की गई बच्चे यहाँ पे, और उसको उसी में सारी चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन होता था, कोई भी मैसेज को देखना था, भेजना था, वो सारी चीजें उसको उसी में करते थे बच्चे। तो एक तरीके से यहाँ पे हम एक कॉमन लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा था बच्चे यहाँ पे कि जो अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव है, यानी जो मिशन है बच्चे यहाँ पे, और जहाँ पे वो पहुंचना चाहते हैं बच्चे, कि वहां पे कि जितने भी फ्रेंच नेशन के यहाँ पे जो अंडर में पीपल्स आते हैं बच्चे, उनको यहाँ पे लिबरेट करना था यहाँ पे, यानी उनको फ्री करना था बच्चे यहाँ पे, कि अभी तक जो वो मोनार्की के अंडर में थे, यानी कि फ्रेंच नेशन के बनते ही यहाँ पे यूरोप में इतनी भी जगह और यहाँ पे मोनार्की स्टैब्लिश है, उनको यहाँ पे क्या करना है, उन सभी को यहाँ पे लिबरेट करना है, उनको आजादी दिलानी है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड था। सिंपली अगर हम यहाँ पे लेमेंस लैंग्वेज में बोले तो वो अदर पीपल्स की हेल्प करना चाहते थे यूरोप में, जहाँ पे अभी भी मोनार्की यहाँ पे चल रही थी। तो ये सारी चीजें जो थी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें कि जैसे जैसे यहाँ पे ये जो न्यूज थी वो आती जा रही थी बच्चे यहाँ पे, कि फ्रांस जहां जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाते जा रहे थे यहाँ पे, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, उसमें जो न्यू आइडियाज आ रहे थे, जैसे जैसे ये न्यूज जो थे वो यहाँ पे स्प्रेड होती जाती थी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, वहां पे स्टूडेंट्स और जितने भी मेंबर्स थे बच्चे यहाँ पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बिकॉज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा वर्स सफरिंग करता था अंडर दी फ्रेंच स्टेट, जो भी यहाँ पे सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा क्लास था, वही सबसे ज्यादा यहाँ पे अर्निंग करता था, लेकिन उसी को टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते थे, और वो ये बोलता था कि जो भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ है उन सबको एंड किया जाए, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए यहाँ पे, कि जितना वो मेहनत करेंगे उतना ही उनको ज्यादा मिलेगा, किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी बच्चे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो एक जैकोबियन क्लब को स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ पे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियाज हैं उन सभी को यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं बच्चे। साथ ही साथ ये जो एक्टिविटीज थी और जितनी भी कैंपेन्स होती थी बच्चे, ये लोग जितने भी जैकोबियन क्लब्स के थ्रू यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों को अवेयर कर देते थे कि जब फ्रेंच आर्मीज आती थी तो इन सभी को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता था, और यही रीजन था बच्चे यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज जो थी इजिली हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में
पहुंच चुकी थी एंड मच ऑफ द इटली इन दी 1790s की यहाँ पे बात करेंगे। अब जैकोबियन क्लब क्या है तो आपने ये क्लास 9 में पढ़ रखा है, तो ये चीज यहाँ पे है, आप पॉज करके इसको दोबारा से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, with the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad। तो ये ऑलरेडी हमने चीजें देख ली हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे और वॉर्स आते जा रहे थे, यहाँ पे वो डायनेस्टिक एम्पायर्स के अगेंस्ट में करती जा रही थी जितनी भी फ्रेंच आर्मीज थी बच्चे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो फ्रेंच से स्टार्ट होके डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप में एंड लेटर इंडिया भी उसका कोई एग्जेप्शन नहीं है, वहां पे भी वो आइडियाज यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेशनलिज्म है ना ये स्प्रेड होती है बच्चे यहाँ पे। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें उसमें नेपोलियन की बात ना करें तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन और उसके रिफॉर्म्स बताइए या फिर सिविल कोड बताइए जरा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सो बच्चे जैसे जैसे यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ टेरिटरीज ना फ्रेंच के अंडर में आती जा रही थी बच्चे यहाँ पे, तो नेपोलियन भाई साहब ने क्या किया कि नेपोलियन ने काफी चीजों को यहाँ पे रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, वो रिफॉर्म्स जो ऑलरेडी वो फ्रांस में कर चुका था। तो मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्टली रूल, उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन एंड और सारी चीजें, वो क्लास 9 का है। अगर आपको यहाँ पे है तो वो 9 की वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बच्चे। ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, ऑल दो उसने चेंजेस तो इंट्रोड्यूस करे लेकिन नेपोलियन यहाँ पे कुर्सी में आते ही, जिसके हाथ में कुर्सी आई थी, दोबारा से उसने एक तरीके से मोनार्की को यहाँ पे रिस्टोर कर दिया और खुद किंग बन जाता है बच्चे यहाँ पे। इस तरीके से फ्रेंच पीपल ने बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रगल करके डेमोक्रेसी को यहाँ पे अचीव किया था वो दोबारा से नेपोलियन डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या चीज है जरा देखते हैं। सर उसने काफी ना रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया था बच्चे। एक तरीके से यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम को बहुत ही ज्यादा रैशनल और इफिशियंट कर दिया था ताकि उसको मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा कम एफर्ट लगे और चीजें जो है स्मूथ तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाए, कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ना एमर्ज हो। तो यहाँ पे जो नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी एक कंट्रीब्यूशन में से यहाँ पे बात करते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804, इसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये नेपोलियन कोड में ऐसा क्या था कि जो इसको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बच्चे। जितने भी प्रिविलेजेस थे यानी बर्थ के बेसिस पे, देखो सोसाइटी डिवाइडेड थी फ्रेंच में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थी, सेकंड स्टेट में नोबल्स थे और थर्ड स्टेट्स में यहाँ पे कि ऑर्डिनरी पीपल्स थे जो मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते थे। सारा का सारा जो टैक्सेस था वो ऑर्डिनरी पीपल्स पे था, और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। दैट मींस इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे तुम किसी किंग की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही तुम बॉर्न हुए हो वैसे ही प्रिविलेजेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाते थे, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। तो नेपोलियन ने पावर में आने के साथ साथ सारे प्रिविलेजेस को यहाँ पे जो बर्थ के बेस पे थे उन सबको यहाँ पे एंड कर दिया बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लॉ है तो उसके लिए सभी इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये लॉ है कि ट्रैफिक के सिग्नल पे सबको रुकना है, तो अब ऐसा नहीं है जब आपके पास यहाँ पे मर्सिडीज है या कोई बड़ी बड़ी कार है तो आपको रुकना पड़ेगा, या अगर आप साइकिल से जा रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा। सो सभी के लिए यहाँ पे इक्वल चीजें यहाँ पे हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पीपल्स को ये भी राइट दिया गया कि अब आप प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो बच्चे यहाँ पे। अब इस कोड को ओरिजिनली यहाँ पे फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेटर यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया गया था उन एरियाज में जहां पे फ्रेंच आर्मीज अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करती जा रही थी। कौन कौन से एरियाज में? डच रिपब्लिक जो आज के टाइम पे हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड में, इटली एंड दी जर्मनी। तो बच्चे इस तरीके से यहाँ पे नेपोलियन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी ताकि कोई भी यहाँ पे चैलेंज ना आए तो उसको काफी ज्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दिया गया था। सिंप्लीफाइड का मीन्स हो गया बच्चे यहाँ पे कि प्रॉपरली आपको पता था कि कहाँ से कहाँ तक का एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक का चीजें इंप्लीमेंट करनी है, तो वो सारी चीजों को सिंप्लीफाइड कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम जो था यहाँ पे, फ्यूडल सिस्टम्स ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे क्लास 9 में पढ़ा चुका हूँ, तो आपके लिए काफी ईजी होगा यहाँ पे, और नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस को यहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम में यहाँ पे किस तरीके से होता था कि जो किंग थे वो पीस ऑफ लैंड देते थे मिलिट्री पर्सनल को, और वो उनके बिहाफ पे यहाँ पे रेडी रहता था कभी भी फाइट करने के लिए। तो ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे चलता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनको सर्फडम एंड दी मेनोरियल ड्यूज, यानी एक तरीके से कि आपको काम करना है यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर में और कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की जितनी भी यहाँ पे कंपलसरी लेबर था उस सबको यहाँ पे एंड कर दिया था बच्चे। ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल पॉसिबल लैंग्वेज में, लेकिन आपको कीवर्ड्स यही मेंशन करने हैं क्योंकि ये कम
वर्ड्स में आप इसको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर को प्रोड्यूस कर सकते हो बच्चे। अब बात करते हैं टाउन्स में। क्या सर टाउन्स में भी कोई चीजों को इंट्रोड्यूस किया था? हाँ बच्चे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ना रिमूव कर दिया था। अब ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है बच्चे? इमेजिन करके देखो, यहाँ पे अगर कोई एक कारपेंटर है, तो कारपेंटर जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने क्या कर लिया, एक साथ मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और वही चीज को बनाएंगे कि कितनी सप्लाई करनी है, कितनी डिमांड है। यानी इमेजिन करके देखो, अगर 10 कारपेंटर अलग अलग एक ही जगह पे शॉप पे यहाँ पे अलग अलग बैठ रहे हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा, जिसकी वजह से वो सस्ता बेचेंगे और उनको लॉस होगा। इससे बेटर है उन्होंने क्या कर दिया कि सभी लोग एक साथ आ गए और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता था पुराने टाइम में, उसको हम गिल्ड्स बोलते थे बच्चे। अब ये कारपेंटर से रिलेटेड सारी चीज को मैनेज करेंगे कि कितना ऑर्डर आना है, क्या प्राइस रखना है, कब डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो सारी चीज को यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, मैंने गिल्ड क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 1 मिनट पॉज करके जरा आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी फोकस किया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, ट्रेड अच्छा होगा, आर्मी को इजिली मोबिलाइज कर पाओगे, यहाँ पे कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो इजिली आ पाएगी। तो ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी हेल्प किया, बैंकिंग सिस्टम को हेल्प किया कि आप न्यू बिजनेस को सेटअप कर सकते हो बच्चे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो रिफॉर्म्स थे, नेपोलियन ने इस तरीके से रिफॉर्म्स किए थे कि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट नहीं करेंगे, सभी को हेल्प करेंगे, चाहे वो पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, इवन जो कॉमन पीपल्स थे उनको भी ये काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाले थे। अब ये जो नेपोलियन भाई साहब रिफॉर्म्स लेके आए थे ना, ये सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनका इंप्लीमेंटेशन और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स के बारे में देखेंगे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, ये जितनी भी यहाँ पे न्यू चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी ना, न्यू फ्रीडम जो था यहाँ पे कि आप इजिली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, काफी ज्यादा वो एंजॉय कर रहे थे भाई, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही थी, प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जितना भी प्रोड्यूसर्स थे यहाँ पे, जो छोटे लेवल पे यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बच्चे यहाँ पे, उनको लगा ये यूनिफॉर्म लॉज जो है यहाँ पे, जो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ सेम चीज यहाँ पे होगी कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो पूरे एरिया में आप कहीं भी घुमाओ तो सेम चीज रहेगी यहाँ पे। कॉमन नेशनल करेंसी कि आप एक ही करेंसी को कैरी करके जा रहे हो, ये नहीं है कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग करेंसी यहाँ पे यूज करनी है बच्चे। तो इससे हुआ क्या सर, यहाँ पे तो मूवमेंट बड़ा इजी हो गया, यहाँ पे सामान एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और जो कैपिटल थी ना, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही इजिली जा पा रही थी बच्चे। तो ये सिग्निफिकेंस है नेपोलियन रिफॉर्म्स का, तो आप ये सारी चीजों को यहाँ पे इसके अंडर में रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना सर, जिन एरियाज को यहाँ पे कॉन्कर कर रही थी फ्रेंच आर्मीज बच्चे यहाँ पे, तो वहां पे जो रिएक्शन था वो मिक्स था। दैट मीन सभी लोग नहीं बोल रहे थे यहाँ पे कि वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो रिएक्शंस जो थी लोकल पॉपुलेशंस का सर, वो मिक्स नहीं, कोई लोग सपोर्ट कर रहे थे और कोई लोग यहाँ पे अपोज कर रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि सर सपोर्ट और अपोज ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कर रहे थे बच्चे यहाँ पे। इनिशियली जो एरियाज थे जहाँ पे फ्रेंच आर्मीज ने कंट्रोल किया था, सच एज हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हो गए, ब्रसल्स, मीन्स, मिलान, वार्सा। सर फ्रेंच आर्मीज को ये बोला जा रहा था कि भैया आप आ रहे हैं और हमारे यहाँ जो मोनार्की है उसको आप हटाएंगे, तो हम आपको यहाँ पे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, दैट मीन्स आप हमारे यहाँ पे फ्रीडम लेके आएंगे, तो हम आपको होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सुन ये चीज ना यहाँ पे कन्वर्ट हो गई बच्चे यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो इनिशियल इंथुजियाज्म था ना कि यहाँ पे दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे चॉकलेट के खेत आ जाएंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गया बच्चे यहाँ पे कि क्लियरली ये चीजें विजिबल हो गई कि जो भी यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को हम लेके आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, सर वो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम से। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल फ्रीडम हमें कम होती जा रही है, ऑल्दो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते जा रहे हैं। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का क्या काम जब हम पॉलिटिकली फ्रीड नहीं है, सच एज आपको ज्यादा टैक्स देना है, ऑल्दो आपने यहाँ पे ट्रेड ज्यादा हो रहा है और अब क्या हो रहा है कि आपको फायदा होने के बजाय आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो टेक्निकली आपको तो उतना ही पड़ रहा है। दूसरी चीज सेंसरशिप, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना आप कुछ भी चीज को पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी लग रहा है कि अगर आपने कोई भी चीज को ये बोला है कि आप कोई वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो या फिर हेट्रेड जनरेट कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो आपको सेंसरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स कंस्क्रिप्शन। अब ये जितनी भी फ्रेंच आर्मीज थी वो अलग अलग एरियाज में जा रही थी, अलग अलग एरियाज में जाके क्या कर रही थी और कंट्रीज को यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। तो उसके लिए आपको चाहिए आर्मी, आर्मी के लिए चाहिए सोल्जर्स। तो ये जो फोर्स कंस्क्रिप्शन था, यहाँ पे कंपलसरी बच्चे यहाँ पे अपने जो पर्सन थे उनको वॉलंटियर करना पड़ता था आर्मी में सर्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए बच्चे। तो ये जो चीजें थी लोग इसको अपोज कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
जो फ्रेंच आर्मीज जा रही थी उनको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग अपोज कर रहे थे। तो इनको अगर मैं कंक्लूड करके यहाँ पे देखूं, जो आपको लिखना है एक्चुअली कि सिंपली जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ रहे थे बच्चे, तो वो आउटवे कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इन चैलेंजेस की वजह से यहाँ पे और इतने भी जो चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटिकल फ्रीडम चली जा रही थी, उसकी वजह से लोग काफी उसको यहाँ पे अपोज भी कर रहे थे। तो ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है बच्चे, जरा देख लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक से कितने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस? अब ये 2012 में आया है। 8 10 2011 में आया है। सर 11 2014 में। पूछना क्या चाह रहे हैं? सेम टॉपिक को घुमा घुमा के पूछना चाह रहे हैं बच्चे। इसको कहते हैं मेट्रिक प्रिपरेशन। तभी मैंने आपसे कहा था कि मेरी वीडियोस को ना प्लीज कभी किसी से कंपेयर मत करना, ठीक है? वो क्या पढ़ा रहे हैं वो उनका अच्छा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं जानता हूं। अगर आपको एक स्ट्रेटेजिकली सिंप्लीफाइड वे में चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है तो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन को भी ट्रैक करते रहना होगा कि किस टॉपिक से सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस को डिजाइन करता है। पता चला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम यहाँ पे लॉन्ग के लिए पढ़े हुए हो, और लॉन्ग जहां से आते हैं तुम शॉर्ट के लिए कंटेंट पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करना यहाँ पे। इसीलिए इन वीडियोस काफी डिफरेंस है जो अदर वीडियोस हैं यहाँ पे, ठीक है? तो प्लीज डोंट कंपेयर, और अगर आप इस चीज से करोगे मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे एक और यहाँ पे इमेज दे रखी है बच्चे, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन दी Zweibrücken ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको दे रखी हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सिंपली यहाँ पे दिखाया गया है वही चीज जो हमने ऊपर देखी कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंच आर्मी को ये बोला गया था वो लिबर्टी लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे, और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं। अब बच्चे यहाँ पे बात करेंगे बैटल ऑफ लीप्जिग की यहाँ पे, ठीक है? अब ये लीप्जिग मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? क्योंकि इस इमेज की वजह से यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है बच्चे। अब ये कौन है? ये नेपोलियन भाई साहब हैं यहाँ पे, ठीक है? द कोरियर ऑफ द राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लीप्जिग। सो नेपोलियन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चे एज अ पोस्टमैन। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें यहाँ पे इस इमेज में कौन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? तो नेपोलियन हो सकते हैं, वेरियस अदर लीडर्स, गैरिबल्डी, या फिर कुछ और भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो नेपोलियन भाई साहब यहाँ पे एज अ पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो फ्रांस को वापस जा रहे हैं। जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अपनी टेरिटरीज को लूज करते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बैटल हुआ था जिसका नाम था लीप्जिग, जो कि 1813 में हुआ था बच्चे। यहाँ पे जितने भी लेटर्स इनके यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे जो बैग है उससे गिरते जा रहे हैं, इसका मतलब है जितनी टेरिटरीज इन्होंने एक्वायर की थी वो एक एक करके वो लॉस्ट करते जा रहे हैं। अब ये बैटल ऑफ लीप्जिग क्या है बच्चे यहाँ पे? सर इसको हम बैटल ऑफ नेशंस बोलते हैं। 1813 में हुआ था और यहाँ पे नेपोलियन को फाइनली डिफीट किया गया था बच्चे यहाँ पे। सिंपली बहुत ही ज्यादा ग्रैंड आर्मीज का यहाँ पे फाइट था, 5 लाख टू 6 लाख आर्मीज यहाँ पे। लार्जेस्ट बैटल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अंटिल द 20th सेंचुरी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके पहले की बात करेंगे।